गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं के करके डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, नाबार्ड ने लगभग 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए कितना फंड समर्पित किया? 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, 1,000 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए किया है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो एफपीओ किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड और भारत सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, देखिए बात है फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने 10,000 एफपीओ का गठन और प्रचार नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लॉन्च किया। ठीक है, तो उसी का ये जो फंड दिया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, तो ये जो ऋण गारंटी कोष है वो सरकार की जो देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और उसे बढ़ावा देने की योजना का ही हिस्सा है। ठीक है, किसको? ये जो योजना बनाई गई थी किसान उत्पादक संगठनों को, उसी को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने और भारत सरकार ने क्या किया है? एक समझौता किया है, एक ऋण गारंटी कोष पर हस्ताक्षर किया है। और इसके तहत देखा जाए नाबार्ड ने लगभग 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड क्या किया है? वो समर्पित किया है। ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए फंड। इसके बारे में देखा जाए तो ये फंड जो है एनएबीएस संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की ट्रस्टीशिप के तहत एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत रखा जाएगा। तो देखा जाए नाबार्ड के अनुसार ये जो 1,000 करोड़ रुपए का जो कोष किसान उत्पादक संगठन के लिए कर्ज गारंटी फंड के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, ये जो दिया गया है, ये जो 1,000 करोड़ रुपए का जो फंड समर्पित किया गया है वो किसके अंतर्गत रहेगा, किसके जिम्मे रहेगा, किसके अंतर्गत रहेगा? वो रहेगा किसान उत्पादक संगठन के लिए कर्ज गारंटी फंड के अंतर्गत रहेगा। और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी लेगा वो लेगा एनएबीएस संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड लेगा। ठीक है, तो इसके इस तरह से देखा जाए तो ये जो कर्ज गारंटी से क्या होगा कि एफपीओ की साख में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके अलावा देखा जाए तो उत्पादन और उत्पादकता को लागत प्रभावित बनाने में भी मदद मिलेगी। और अंत में देखा जाए तो इससे फाइनली क्या होगा? जो एफपीओ से जुड़े जितने भी किसान हैं उनकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, उनकी आय जो है वो बढ़ेगी। बात करें एनटीपीएल की, तो एनटीपीएल जिसके हम बात कर रहे हैं, जो आपका जो ट्रस्टी है वो एक सब्सिडरी है और इसका पूर्ण स्वामित्व किसके पास है? नाबार्ड के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। करेक्ट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसके बारे में देखा जाए चर्चा में क्यों था? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अभयारण्य के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभयारण्य है जिसके बारे में हम बात करें, आंध्र प्रदेश का कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, उसके जो आसपास का 176 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है? इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया है। और ये जो पूरा अभयारण्य का जो पूरा क्षेत्रफल है, कुल विस्तार जो है वो 235.70 वर्ग किलोमीटर है और इसमें पूरा होप आइलैंड भी स्थित है। तो फ्रेंड, ये जो निर्णय लिया गया है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को जो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित करने का निर्णय लिया गया है, उसका कारण है जो इस क्षेत्र में काकीनाडा शहर है, ठीक है, उसमें क्या है कि वहाँ पे जो विकास के कार्य हो रहे हैं
या फिर काकीनाडा जो बंदरगाह में जो गतिविधियाँ चल रही है वर्तमान में, जैसे कि मत्स्यन गतिविधियाँ, इन सब के कारण क्या हो रहा है, इस अभयारण्य के जो जीव जंतु हैं उनको खतरे का सामना करना पड़ रहा है। और इनमें जीव जंतु में भी देखा जाए तो फिशिंग कैट है, ओलिव रिडले टर्टल है, और भी कई प्रजातियाँ जो हैं इसमें शामिल हैं। तो इस सब में जो इस शहर में जो गतिविधियाँ हो रही हैं काकीनाडा, उनसे इनके अस्तित्व को खतरा हो रहा है, इनके क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा है, जिसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया। अब जैसे इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया गया, तो उसमें क्या है, अब कुछ चीज़ों को नियंत्रित किया जाएगा, कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी कि रेगुलेट करना, उनको रोकना यहाँ पे अब शामिल हो जाएगा। जिसमें से अगर देखें तो इसमें जो है, जो इको सेंसिटिव जोन के लिए जो घोषित दिशा निर्देश है, उसमें देखा जाए तो निषिद्ध जो उद्योग होंगे वो इन क्षेत्रों में क्या करेंगे, काम करने की उनको अनुमति नहीं होगी। जैसे कि वाणिज्यिक खनन हो गए, जलानी योग्य लकड़ियों के जो वाणिज्यिक उपयोग हो गए, जो जल विद्युत परियोजनाएं होंगी, ऐसी गतिविधियों को क्या किया जाएगा, इस इको सेंसिटिव जोन में क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। पेड़ गिराना हो गया, भूजल दोहन हो गया, होटल रिसोर्ट्स का अगर वहाँ पे निर्माण हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को नियंत्रित किया जाएगा। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रेगुलेट किया जाएगा जब भी कोई चीज़ इको सेंसिटिव जोन जो है जब घोषित किया जाता है। यानी कि जो हानि हुई है उस क्षेत्र की, इन सब गतिविधियों से उनको क्या किया जाएगा, पुनः उनको संरक्षण दिया जाएगा, पुनः उनका विकास जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसका मेन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 45वां, 40वां, 50वां या फिर 30वां। करेक्ट आंसर इस बी, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत को। काफ़ी दयनीय स्थिति है फ्रेंड, काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है ये भी। तो मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 43 देशों में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में देखा जाए, यहाँ पे सामाजिक दायरा जो है, जो कि पेंशन का, वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। बहुत से लोग जो है वो पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं। और प्रमुख बौद्धिक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग द्वारा जारी यह 13वां संस्करण है। तो ये 13वां संस्करण था। ठीक है, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 ये 13वां संस्करण था, जिसमें भारत का स्थान 43 देशों में से कितना है, 40 स्थान पे। इस इंडेक्स में देखा जाए तो 84.2 के सूचकांक मूल्य के साथ आइसलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद नीदरलैंड, फिर नॉर्वे। देखा जाए तो इसमें जो शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड, ठीक है, किसमें, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग पेंशन के दायरे में आते हैं आइसलैंड में। सेकंड नंबर पे नीदरलैंड आ जाता है, फिर नॉर्वे जो है वो थर्ड नंबर पे। भारत में देखा जाए तो इसका अगर हम समग्र उससे मूल्य देखें, समग्र सूचकांक मूल्य तो 43.3 है। देखिए 50% तक भी नहीं है 100 में, 43.3। थाईलैंड देखा जाए तो इसमें अंतिम पायदान पे है, कितने समग्र मूल्य के साथ, ये देखा जाए तो समग्र सूचकांक मूल्य 40.6% के साथ थाईलैंड अंतिम स्थान पे। इस सूचकांक में देखा जाए तो सूचकांक के 3 उप सूचकांकों को, जिसमें पर्याप्तता, स्थिरता और उपयुक्तता, यानी कि एडुकेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी के आधार पर पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया गया है। तो इसमें जो बात की गई है फ्रेंड, इस रिपोर्ट में देखा जाए तो बताया गया है कि जो देश में, भारत देश में देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो पर्याप्त आय सुनिश्चित करने को लेकर के ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें जो है पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कुछ रणनीतिक सुधारों की जरूरत को बताया गया है। और अगर बात करें फ्रेंड भारत की, तो भारत के इस रिपोर्ट में बताया गया है जो भारत में जितने भी जो सोशल सिक्योरिटीज़ का दायरा है ना, वो काफ़ी कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं है, वो काफ़ी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण से जो व्यक्ति, जो कार्यबल, जो वर्किंग लोग होते हैं, वो पेंशन की व्यवस्था जो होते हैं वो स्वयं बचत, पेंशन की व्यवस्था के लिए उनको अपने समय में, जब वो जॉब कर रहे होते हैं, जब वो नौकरी कर रहे हैं, उसी दौरान उनको बचत करनी पड़ती है पेंशन व्यवस्था के लिए। ठीक है, उनको सरकार की तरफ से या फिर उनको ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद जो है उनको पेंशन दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास के लोगों को अपने नौकरी के ही दौरान अपने आने वाले दिनों के लिए पहले से ही पेंशन की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो भी अपने बचत करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो स्वयं बचत करनी पड़ती है। और बात करें फ्रेंड उससे भी देखा जाए जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनके अगर पेंशन की व्यवस्था का कवरेज जो है मात्र 6% है। ठीक है, निजी क्षेत्र के लोगों का जो पेंशन कवरेज की बात करें तो मात्र 6% है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और वहीं फ्रेंड जो
जो हम ये भी पता है कि देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और हमें पता है कि जो वर्किंग क्लास में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग ज़्यादा हैं, उनकी जो है आबादी ज़्यादा है, उसमें भी देखा जाए तो 90% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उनके पास पेंशन का कोई भी कवरेज नहीं है। इसलिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़ी संख्या में जो कार्यबल को पेंशन बचत के दायरे में लाने के लिए कुछ उचित उपाय करने की आवश्यकता है, इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से बताया गया है। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी है और उनके मतलब उनके लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई भी सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें नहीं है, इसमें इस रिपोर्ट में पॉइंट किया गया है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखा जाए तो 2020 में भारत की जो स्थिति थी वो 39 पेंशन प्रणालियों में देखा जाए 34वें स्थान पे थी, 34वें स्थान पे। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन, फिलीपींस, स्वीडन, मोजाम्बिक। करेक्ट आंसर इज डी, मोजाम्बिक है। ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन में कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला ये विश्व का पहला देश है। उसके बारे में देखा जाए, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक विश्व का पहला देश बना है जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती इमिशन रिडक्शन करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, विश्व में जो भुगतान प्राप्त किया है इसने किसके? मोजाम्बिक जो है, और ये विश्व का पहला देश है जिसने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती में भुगतान जो उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया है। वर्ष 2009 में 1.28 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती करने के लिए मोजाम्बिक को फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के तहत विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा $6.4 मिलियन दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, कितना दिया गया है? $6.4 मिलियन दिया गया है। किस के तहत दिया गया है? ये दिया गया है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के तहत दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इसने 2019 में 1.28 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती करने के लिए दिया गया है। तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की जो लॉन्च किया गया था फ्रेंड, वो 2008 में लॉन्च किया था, और इसमें भी देखा जाए तो COP13, ठीक है, COP13 जो कि 2007 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाली में जो UNFCCC के COP13 जो कि 2007 में हुआ था, उसमें जो वर्ल्ड बैंक और नेचर जो आपका कंजर्वेंसी और 9 डोनर्स द्वारा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज़ को विकसित किया गया था, लेकिन इसको लॉन्च किया गया कब किया गया? 2008 में किया गया था। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो सदस्य अगर देखें तो 47 विकासशील देश हैं, उसमें भी देखा जाए तो अफ्रीका से आते हैं, एशिया से आते हैं, लैटिन अमेरिका से आते हैं, कैम्ब्रियन के देश जो हैं वो उसमें शामिल हैं। ये सरकारों की वैश्विक भागीदारी, व्यवसायों, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों का संगठन है। ठीक है, ये जो आपका फैसिलिटी है, तो इसमें देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है? जिसका मुख्य जोर किस पे रहता है? वनों की कटाई और वनों के उन्मूलन से होने वाले उत्सर्जन में कटौती करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा, या फिर हाल ही में एलियन नेगियनम नाम के एक नए पौधे की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? एलियम, केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड। करेक्ट आंसर है सी, नागालैंड में खोजा गया है एलियम नेगियनम। और इसके बारे में देखा जाए तो एलियम नेगियनम नामक पौधे की खोज उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी के मलारी गांव के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में की गई है। ठीक है, चमोली जिले में नीति घाटी के मलारी गांव में किया गया है। तो चूंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था, तो ये नहीं कह सकते कि एकदम अचानक से सबको पता चला है, खोजा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे इस क्षेत्र के, उनको इस पौधे के बारे में पहले से ही जानकारी थी। एलियम जो है वो देखा जाए तो एमेरिलिडेसी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ठीक है, तो किसकी है? एमेरिलिडेसी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। और इसे देखा जाए तो एलियस जीनस की एलियम जो है वो जीनस की दुनिया भर में लगभग 1100 प्रजातियां शामिल है, जिसमें देखा जाए प्याज, लहसुन, स्केलियन और सैलड जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ इसमें शामिल हैं। इस पौधे की बात करें तो ये पौधा जो है वो समुद्र तल से 3000 से लेकर के लगभग 3000 से लेकर के 4800 मीटर की ऊंचाई पर खुले
घास के मैदानों में, नदियों के किनारे रेतीले मिट्टी और अल्पाइन घास के मैदानों के साथ बर्फीले मैदानों के आसपास पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं। और अगर वर्तमान की जो बात करें फ्रेंड, इनकी जो प्रजाति है, ये जो नई प्रजाति जिसकी खोज की गई बहुत ही कम जगहों पे पाई जाती है। ठीक है, तो अभी जो खोजी गई वो पश्चिमी हिमालय तक ही सीमित है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र तक ही सीमित है और अभी तक दुनिया में कहीं और से इसके पाए जाने की खबर नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन अगर वैसे हम बात करें, जो जीनस है, जीनस जो है वो उत्तरी गोलार्ध है या और दक्षिण अफ्रीका के जो शुष्क मौसम में ये पाए जाते हैं। और ये जो प्रजाति है, ये जो प्रजातियां हैं, ये अपने औषधि गुणों के लिए, औषधि प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती हैं, उसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके नाम की बात करें तो एलियम नेगियनम का नाम भारत के प्रख्यात खोजकर्ता और एलियम संग्रहणकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पे रखा गया है। ये देखिए, ये प्रजाति है, यही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से 5 मोबाइल मेडिकल वैन या फिर मोदी वैन की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश ए। ठीक है, 5 मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत की गई है, गृह मंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, मोदी वैन। तो मोदी वैन को कहाँ से हरी झंडी दिखाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने? ये दिखाया है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करें तो सरकार के प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत इन वैनों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे मोदी वैन भी कहा गया। और फ्रेंड, इन वाहनों की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये ऐसी मशीनों से लैस होंगे जिनमें अगर ऐसी मशीन होंगी जिसमें एक बार अगर ब्लड सैंपल किसी ने दिया तो उसका कई बार परीक्षण किया जा सकता है, लगभग 40 बार, जिसमें कि मधुमेह वगैरह भी शामिल है। और ये जो वैन होगी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वैन जो है वो वीकली मेडिकल बुलेटिन जारी करेगी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगी। और अगर इसके बारे में और भी अगर कुछ खासियत है इन वैनों की, तो ये विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हैं उनको पंजीकरण करने में उनका मदद करेंगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे, और ताकि वहाँ के लोग जो कोविड वैक्सीन है उसको लगा सकें। आपको पता है बहुत ही अजीब धारणाएं गांव के लोगों में, क्योंकि अभी बहुत से गांव के लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को लगाने से कतरा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों के पास जा करके वहाँ के लोगों को जागरूक करेगी, कोरोना वैक्सीन के महत्व को समझाएगी ये वैन। और ये जिन जिन गाँव में जाएगी वहाँ स्वच्छता से संबंधित जागरूकता को फैलाएगी, जल के संचयन से संबंधित लोगों के प्रति वहाँ को जागरूक करेगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। ये वैन की ये सब खासियत है। ठीक है, जिसे वो मोदी वैन कहा गया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया है? प्रशासन जो है वो गांव के संग है, ये अभियान देखा जाए तो किया गया है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसके बारे में देखें तो आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, जो भी आमजनों से संबंधित क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, मीटर किसी के घर का ख़राब हो गया, हैंडपंप बनवाना हो उसकी मरम्मत करवाना हो, पाइपलाइन में अगर लीकेज है उसको ठीक करवाना हो, जन आधार में अगर नाम जुड़वाना हो या नाम हटवाना हो, या फिर चिकित्सा संबंधी कोई चीज़ें हों। ठीक है, इन सारी समस्याओं का तुरंत ही मौके पर ही समाधान कर देना, यही है इस अभियान का उद्देश्य। किस अभियान का? प्रशासन गाँव के संग अभियान, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत देखा जाए तो प्रदेश की कितना 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों के अधिकारी हर ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर आवेदकों को मौके पर ही समाधान मुहैया कराएंगे। जो भी आवेदक रहेंगे, जिसने आवेदन किया है अपनी समस्याओं के बारे में, समस्याओं का समाधान चाह रहा है, तो जो अधिकारी होंगे वो हर ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे, आवेदकों का जो भी समस्या होगी उनका तुरंत ही क्या है उसका समाधान मुहैया कराएंगे। ये अभियान देखा जाए 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस संस्था के द्वारा सरल बचत बीमा योजना शुरू की गई? इरडाई के द्वारा, LIC के द्वारा, इंडिया फर्स्ट लाइफ के द्वारा, या फिर मैक्स लाइफ। करेक्ट आंसर है सी, इंडिया फर्स्ट लाइफ के द्वारा सरल बचत बीमा योजना शुरू की गई।
और बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ ने इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना शुरू किया है। ठीक है, तो किसने किया है? बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना लॉन्च किया है। इस योजना में पूरे परिवार के लिए एक बचत और सुरक्षा कवर उपलब्ध है। इसमें देखा जाए तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड, व्यक्तिगत और लिमिटेड प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी है जो 5 या फिर 7 साल तक भुगतान करने पर पूरे परिवार को 12 से 15 साल तक सुरक्षा देगी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखा जाए तो ये एक जॉइंट प्रोडक्ट है। किसका जॉइंट प्रोडक्ट है? बैंक ऑफ बड़ौदा का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये जॉइंट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगला है 2022 में होने वाले साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, नागालैंड। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड के द्वारा साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। कब? 2022 में की जाएगी। और इसके बारे में देखा जाए तो 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड करेगा और यह 15 जनवरी 2022 को कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 2022 में 15 जनवरी में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। इसमें देखा जाए तो यह जो है नागालैंड में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें भाग लेने वाले देश देख ले नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान और भारत है। ठीक है, जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी उसमें भाग देखिए कौन ले रहा है? नेपाल ले रहा है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, भारत। ठीक है, इस कार्यक्रम से अगर देखा जाए तो जो पूर्वोत्तर राज्य में एथलेटिक्स को बढ़ावा जो है वो मिलेगा, बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बहुत एथलीट्स आते भी हैं फ्रेंड उधर से देखा जाए तो। आप मुझे बताइए अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसमें पूर्वोत्तर से कौन से खिलाड़ी रहे थे? आप मुझे बताएंगे, उनके नाम बताएंगे, उन्होंने कौन से मेडल जीते हैं, किस क्षेत्र से जीते हैं, ये आप मुझे बताएंगे पूर्वोत्तर भारत से। ठीक है, और एक चीज़ और आप मुझे बताएंगे, पूर्वोत्तर भारत में जो नागालैंड है वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, उसका नाम मुझे आप बताइए। किस देश में मादक द्रव्यों के हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? इक्वाडोर, घाना, माली या फिर केन्या? तो करेक्ट आंसर इज डी, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर, इक्वेटर का डोर कहा जाता है फ्रेंड, इसका नाम ही इक्वेटर पड़ा है, इक्वाडोर। तो ये देखा जाए दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वेटर और इसकी राजधानी क्वेटो है। ठीक है, क्वेटो है इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं आपको, चूँकि मैप इसमें नहीं लगा है, क्वेटो इसकी राजधानी है और नाम ऐसे याद है इक्वाडोर, इक्वेटर यहाँ से होके गुजरता है। और यहाँ पे चूँकि मादक द्रव्यों के कारण काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही थी, जिसको देख करके काफ़ी ज़्यादा हिंसक अपराध हो रहे थे, जिसको देख करके वहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति घोषित की है। और यहाँ पे देखा जाए इक्वाडोर में मादक द्रव्यों के हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो ने 18 अक्टूबर को 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। सितंबर में एक जेल में 2 गिरोहों के बीच झड़प से कम 116 लोगों के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो सितंबर में एक जेल थी, वहाँ पे 2 गिरोह थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई, काफ़ी बड़े संख्या में लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसी तरह का हिंसा बढ़ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने क्या किया कि 18 अक्टूबर को वहाँ पे आपातकाल की घोषणा किया, जो कि 60 दिनों तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ किस राज्य में देखिए खाद्य आपातकाल लगा, आप मुझे आंसर करिए। खाद्य आपातकाल अभी हाल ही में किस देश में लगा? और अभी हाल ही में देखा जाए तो किस देश में मादक द्रव्यों के हिंसक अपराधों में वृद्धि के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा हुई? इक्वाडोर में हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये था हमारे 10 क्वेश्चंस थे। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। फैक्ट ऑफ द डे में जो सबसे पहला है वो है सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक है, उनके जो लेखक हैं, एक पुस्तक है सर सैयद अहमद खां रीजन रिलीजन एंड नेशन, उनके जो लेखक हैं वो है शेफी किदवई। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया सहदेव यादव को। ठीक है, सहदेव यादव को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व सांख्यिकी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया है, विश्व सांख्यिकी दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी इस बार थीम क्या थी, भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। ठीक है, 20 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया। इसका देखिए थीम क्या है, हड्डियों की ताकत की सेवा। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का जो चुना गया है, किन्हें चुना गया, के मेनन। आप मुझे बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मुख्य पुरस्कार जो है उसे किसे सम्मानित किया गया, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो है चुना गया है। अन्य है, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में शूट होने वाले विश्व की पहली फिल्म जो बनी है वो बनी है द चैलेंज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस देश के द्वारा ये किया गया है, अंतरिक्ष में जो फिल्म शूट की गई है वो किस देश के द्वारा किया गया है, कौन सा अभियान था, ये भी ध्यान रखिएगा, बता सकते हैं आप किस यान से गए होंगे। द चैलेंज जो है इस फिल्म का नाम है, जिसके कुछ सीनों को अंतरिक्ष में शूट किया गया है। ठीक है, किस देश के द्वारा ये भी बताइए। उपन्यास द बीस्ट के लिए 2021 प्रेमियो प्लेनेटो साहित्यिक पुरस्कार विजेता है कौन है, कैमरून मोला। अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी के उप निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किए विनय थुम्मलपल्ली। ठीक है, विनय थुम्मलपल्ली जो है अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी के उप निदेशक और मुख्य परिचालन जो है अधिकारी नियुक्त किए गए, वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, जॉय बिडेन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को। ठीक है, येदियुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ मनाएगी, कब मनाएगी, 18 अक्टूबर 2021 को। तो 100वीं वर्षगांठ मनाया किसने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक सुरक्षा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 1.95 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। किस बैंक पे लगाया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत पे लगाया। ठीक है, 1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया, मौद्रिक जुर्माना। नेक्स्ट है 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया, मालदीव में किया गया। आप मुझे बताएंगे विजेता कौन था, जो आपका 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप के विजेता के बारे में आप मुझे बताइए कौन था। त्रिपुरा राज्य ने मेधावी छात्रों को एनडीए परीक्षा की तैयारी में मदद करने हेतु समझौता किया, किसके साथ किया, अनअकैडमी के साथ किया। ठीक है, अनअकैडमी के साथ जो है त्रिपुरा राज्य ने मेधावी छात्रों को एनडीए परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए समझौता किया। सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ के सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये हमारे थे 15 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि सुल्तानपुर में 6वीं-7वीं शताब्दी की मानव बस्ती के प्रमाण मिले। सुल्तानपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में जो 6वीं शताब्दी जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी के मानव बस्तियों के प्रमाण मिले वो सुल्तानपुर पे मिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला पॉट टैक्सी है वो शुरू किया गया कहाँ से, नोएडा में। कहाँ से लेकर कहाँ तक, फिल्म सिटी से लेकर के एयरपोर्ट तक। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का शहर जो है, कौन सा ऐसा शहर है जो 9वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया, वो भी दुनिया का, वो है लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये दुनिया का 9वां सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा, पहले स्थान पे। नीता अंबानी को उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर बनाया गया, बीएचयू का बनाया गया। बीएचयू कहाँ पे फ्रेंड, वाराणसी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बीएचयू जो है किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। चलिए, हिस्ट्री का प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, तो आप बीएचयू के बारे में बताइए मुझे। कौन सा राज्य अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने का कानून बनाएगा। तो जो भी अतिक्रमण करके जो धार्मिक स्थल किसने बनाया है उसको हटाने का कानून बनाया जाएगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों ने जो है काफ़ी देखा जाए तो फैक्ट्स ऑफ द डे भी देख लिया हमने, उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा और 10 MCQs देखा। आज मैंने आपको छोटे छोटे करके कई क्वेश्चंस दिए हैं और आजकल आप लोग के कमेंट भी काफ़ी कम आने लगे हैं, काफ़ी लोग मुझे आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर मैं 5 क्वेश्चन पूछूँ तो मुझे सिर्फ अगर एक आंसर भी आप करोगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आप एक ही आंसर करो, मैं नहीं कहती आप पूरे आंसर करो। आज की क्लास में मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हैं, मैंने आपसे बिल्कुल एक वन लाइनर जो है वो प्रश्न पूछे हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
मेरा फ्रेंड मोटो यही रहता है कि आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट डालने का प्रयास करो, ठीक है। हर कोई सब कुछ होता है, लेकिन खुद से एफर्ट डालोगे तो वो आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको जो डेली जो है हम लोग करंट अफेयर्स जो डिस्कस करते हैं उसकी जो PDF है फ्रेंड, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो मिल जाएगी। आप डिकोड एग्ज़ाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली जो है करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल होती है, वहाँ जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।